जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। दोस्तों देखिए, पाचन तंत्र में जो है कहीं ना कहीं सभी लोग जो है ये सोचते रहते हैं कि किस तरह से भोजन किया जाए ताकि जो है पाचन उसका बेहतर हो। ठीक है, और हम ये सुनते रहते हैं कि इस तरह का करेंगे तो पाचन जल्दी होगा, ऐसा करेंगे तो पाचन जल्दी होगा। बट कहीं ना कहीं हम लोग साइंटिफिक रीजन तक नहीं पहुंच पाते और इसीलिए हमें बहुत ढेर सारी जो है दुविधाएं रह जाती हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि पूरा का पूरा जो है पाचन तंत्र कैसे जो है मेंटेन हो सके। ठीक है, तो अक्सर हम लोग के जो है दादाजी या जो पुराने लोग हैं वो अक्सर आपको कई सारे टिप्स देते थे कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए। ठीक है, खाना बहुत हैवी नहीं करना चाहिए, खाना बहुत मसालेदार नहीं खाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो वो बोलते थे इनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जरूर होता था। ठीक है, दूध और मांसाहारी चीज एक साथ नहीं खाना चाहिए। ठीक है, करेला और घी नहीं खाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके पीछे का कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यही सब लॉजिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपको शॉर्ट में समझा दें कि पाचन आसानी से कैसे होगा। देखिए, पाचन आसानी से अगर आप चाहते हैं तो प्रतिदिन व्यायाम करिए। अगर आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो आपकी बॉडी जो है पूरी सर्कुलेट होगी और आपके बॉडी का जो पाचन तंत्र है वो तेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर प्रतिदिन व्यायाम करते हैं 20 से 25 मिनट तो आपका जो है पूरा का पूरा पाचन तंत्र, पूरी बॉडी वो जो है स्ट्रांग हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपकी पाचन भी फास्ट होगी। दूसरा तरीका यह है कि आप जो है बहुत ऑयली और स्पाइसी खाना ना खाइए। मतलब ऐसा खाना मत खाइए जिसमें बहुत तेल हो या बहुत मसाले हो। ठीक है, अब बहुत ऑयली और स्पाइसी खाना आप मत खाइए तो आपका पाचन सही रहेगा। तीसरा यह है कि अल्प अल्प का मतलब, ठीक है, अगर आप 5 रोटी में आपका पेट पूरी तरह से भरता है तो आप प्रयास करिए कि 4 रोटी ही खाइए। ठीक है, तो अल्प थोड़ा सा भोजन करिए, ऐसा ना हो कि खा जाइए बहुत ज्यादा। चौथा तरीका यह है कि फल फूल सब्जियों का प्रयोग आप अत्यधिक करिए। फल फूल एवं सब्जियों का प्रयोग अत्यधिक करने से क्या होता है कि आपके बॉडी में कई सारे एंजाइम्स का निर्माण अच्छे से हो जाता है। और पांचवा, आप फाइबर का अत्यधिक प्रयोग कर सकते हैं। अत्यधिक फाइबर का प्रयोग करने से आपकी पाचन तंत्र सही रहती है। देखिए बच्चों, फाइबर जो है अधिकांश कहाँ मिलेगा तो आपको फल और सब्जी में मिलेगा। ठीक है, तो फाइबर जो है फल और सब्जी में मिलता है, इसलिए आपको अत्यधिक अगर फाइबर खाते हैं आप, ठीक है, तो अत्यधिक फाइबर खाने से क्या होगा कि आपके बॉडी में जो अपच भोजन है वो पेट से जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। इससे आपको पाचन से राहत मिलती है। ठीक है, और उपवास, महीने में 1-2 उपवास करने से भी आपका पाचन तंत्र जो है तेज हो जाता है। तो ये तो मतलब हमारे कुछ घरेलू नुस्खे हुए। ठीक है, तो घरेलू नुस्खे हुए, इनमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और खाने के तुरंत बाद पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, थोड़ा बहुत पीना चाहिए। और सुबह के समय जो है गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। ये तो आपकी घरेलू चीजें हो गई। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग इसको साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई समस्या हो ही ना, और आप किसी दूसरे पर न डिपेंड रहें, खुद निर्णय ले सकें कि ऐसा कैसे हो सकता है। कभी कभी क्या होते हैं, डॉक्टर्स आपको बेवकूफ बना देते हैं और आप उनकी बात मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बेचना है दवाएं, उनको आप लेनी है आपसे महंगी रसीद, आपसे फीस लेनी है महंगी, तो भाई वो तो करेंगे ही करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको इन फ्यूचर पाचन से रिलेटेड कोई समस्या ना हो। देखिए, तो पाचन तंत्र को पाचन तंत्र क्यों कहते हैं, पाचन को हम पाचन तंत्र क्यों कहते हैं। देखिए, तंत्र कहने का कारण क्या है। ठीक है, तो बात समझिएगा, बायोलॉजी में अगर तंत्र वर्ड आ गया, ठीक है, अगर बायो में तंत्र वर्ड आ गया तो तंत्र का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे अंग भाग लेते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, बायो में अगर तंत्र वर्ड आ जाता है तो बायो में तंत्र वर्ड आने का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे अंग जो है भाग ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तंत्र का मतलब ये है कि बहुत सारे अंग भाग लेते हैं पाचन की क्रिया में, इसीलिए इसे पाचन तंत्र नाम दिया गया है। अब पाचन की क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो देखिए, ये आपका आमाशय है, ये आपका लीवर है, ये आपकी जो है बड़ी आंत है, और ये जो है आपकी छोटी आंत है। ठीक है, तो ये छोटी आंत है सर, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। ठीक है, और दांत है, जीभ है, लार है, अग्नाशय है। तो ये सब जो है
पाचन की क्रिया में बहुत सारे अंग भाग लेते हैं, इसीलिए पाचन क्रिया जो है पाचन तंत्र कहलाती है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तंत्र का मतलब होता है कि वहां पे बहुत सारे अंग भाग ले रहे हैं। ठीक है। तंत्र मतलब सिस्टम, सिस्टम का मतलब कई लोग होंगे। ठीक है। तो इतनी बातें में समझ आ गया होगा। तो भोजन आसानी से कैसे पचे, अपच से राहत, सही पाचन के लिए क्या करें, भोजन पचता कैसे है, क्या खाएं क्या न खाएं, तो ये सारी बातें हम लोग आज जानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम सरल भाषा में समझें तो सबसे पहले जो भोजन होता है हम लोग मुख में डालते हैं। अब मुख में जाता है कहाँ, यहाँ पे। तो मुख में जाने के बाद दांत, जीभ और लार, तीन लोग काम करते हैं। अगर भोजन जीभ मुख में जाता है, तीन लोग काम करते हैं, दांत, जीभ और लार। क्या करते हैं, तो दांत जो है भोजन के बड़े टुकड़ों को सबसे पहले छोटा करता है। ठीक है, भोजन को छोटा करता है। फिर जब छोटा नहीं कर पाता है तो लार आता है, लार भोजन में मिक्स हो जाता है और जीभ उसको उलटता पलटता है और तब जाके वो और महीन होता है। आप लोगों ने घर पे मसाला पीसते हुए देखा होगा माताओं जी लोग को। तो क्या होता है, सिल बट्टा होता है, तो सिल पे देखते हैं पहले वो लोग सूखा मसाला पीस देते हैं तो काफी मोटा होता है। सूखा मसाला पीस देते हैं तो काफी मोटा होता है, फिर उसमें पानी की बूंदें छिटकते हैं और तब जाके उसको मसाला पीसा जाता है, तो देखते हैं एकदम मसाला पतला हो जाता है। तो यही प्रोसेस हमारे मुख में भी चलता है। ठीक है, पहले दांत से हम लोग भोजन को चबा लिए तो थोड़ा सा दांत जो भोजन है पतला हो गया, फिर मुख से लार आया तो लार के साथ मिक्स करके वो और पतला हो गया और जीभ उसको उलटती पलटती है और तब जाके हमारे वो आमाशय में जाता है ग्रासनाल से, उसका पाचन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मुख में जाएगा, मुख में लाल ग्रंथि और दांत होंगे, अब फिर ये आपका क्या हो गया, तो इसे कहा जाता है आपका ग्रासनाल और ग्रसनी। तो ऐसे सीधे यहां तक आएगा और इसके बाद आता है आपका होते हुए कहा आमाशय में, और यहां से बहुत सारे रस निकलते हैं और अंत में आपका पाचन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पाचन सिस्टम का ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं ऐसा होता है और अधिकांश जानते भी होंगे। ठीक है, तो आइए अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, तो पाचन तंत्र क्या होता है, तो मनुष्य के पाचन में मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय व छोटी आंत व बड़ी आंत आदि अंग भाग लेते हैं, इसीलिए इस तंत्र को पाचन तंत्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के पाचन में कौन लेता है, मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब अंग भाग लेते हैं, इसीलिए इस तंत्र को पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये बात आपको हम बता चुके हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़े हम लोग। तो आगे ये है कि मुख की बात करें अगर, तो मुख में कौन कौन होता है। देखिए, तो मुख में पहला होता है दांत, कौन होता है, दांत होता है। दूसरा जीभ, जीभ यानी टंग होता है। ठीक है, और तीसरा लार, लार का मतलब होता है सलाइवा होता है। ये सारी बातें जो है आपके मुख में होती हैं, इनको हमको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो प्लीज जल्दी आइएगा नहीं, और आप देखते हैं दांत। देखिए, दांत की बात करें तो मनुष्य जो है कैसा होता है, तो मनुष्य होता है विषम दंती। अब विषम दंती का मतलब होता है हेट्रोडेंट। विषम दंती का मतलब होता है कि मनुष्य के मुख में 4 प्रकार की दांतें पाई जाती हैं। जब मनुष्य के मुख में 4 प्रकार की दांतें पाई जाती हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जो है विषम दंती है। विषम दंती के बाद जो है ग्रित दंती, ग्रित दंती, ग्रित दंती का मतलब होता है थीकोडेंट। ग्रित दंती उस जीव को कहा जाता है जिसके दांत जबड़ों में धसे हैं। तो जो मनुष्य के दांत हैं वो जबड़ों में धसे होते हैं, इसीलिए मनुष्य को कहा जाता है ग्रित दंती। ठीक है, तो ग्रित दंती का मतलब होता है कि मनुष्य के दांत जबड़ों में धसे रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को कहा जाता है ग्रित दंती। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए विषम दंती, ग्रित दंती, अब मनुष्य को कहा जाता है द्विदंती। तो द्विदंती का मतलब होता है कि मनुष्य में दांत आने की प्रक्रिया 2 बार होती है, इसीलिए मनुष्य को कहा जाता है द्विदंती। ठीक है, द्विदंती का मतलब है कि मनुष्य के मुख में दांत की क्रिया 2 बार होती है, दांत 2 बार आते हैं। तो दांत 2 बार आते हैं तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे द्विदंती। ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, सबको पता है, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये मनुष्य के मुख में दांत है। तो देखिए, कृंतक किसे कहते हैं, कृंतक का मतलब जो आगे के हो। ठीक है, देखिए, तो ये दांत जो है ये चारों क्या है, कृंतक है। ठीक है, ये कृंतक हो गए। अब रदनक की बात करें, ठीक है, तो रदनक देखिए जो है
थोड़े से नुकीले होते हैं। तो नुकीले का मतलब इस तरह का जो हो गया, ये नुकीला होगा, ठीक है। अब चूंकि ये कोई रियल तो है नहीं भाई, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपको उस तरह का नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब तो ये आपके देखिए कई प्रकार के दांत हो गए, इंसीजर यानी कृंतक, ठीक है। इंसीजर जो है आपके देख पा रहे हैं। कैनाइज का मतलब होता है कि मांसाहारी में पाए जाते हैं, और कैनायर्स, तो कई प्रकार के दांत होते हैं। ये सारे दांत जो हैं आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं कि हाँ चलिए इतने प्रकार के दांत हैं। फिर मनुष्य, ये सारी बातें हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। अब बात करें कि संख्या की, देखिए तो जो कृंतक होता है, कृंतक हमारे मुख में कितने होते हैं? कृंतक होते हैं 8। तो कृंतक की संख्या हमारे मुख में 8 होती है। और कृंतक का काम क्या है? तो कृंतक का काम है भोजन को काटना। जैसे देखते हैं वो काटते हैं, ऐसे काटेंगे तो काटते इन्हीं चारों दांत से हैं। तो कृंतक का काम होता है भोजन को काटना, ठीक है। और इसको कहा जाता है स्माइलिंग टीथ। स्माइलिंग का मतलब क्या होता है? हंसना। कृंतक को कहा जाता है स्माइलिंग टीथ। स्माइलिंग टीथ का क्या मतलब है? जैसे अगर हंसने पे 4 दांत दिखाई देते हैं, ठीक है, तो 4 ऊपर के 4 नीचे के, तो 4 4 कितने हो गए? 8। तो हंसने के बाद जो है 8 दांतें दिखाई जाती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है स्माइलिंग टीथ। और जैसे हाथी के जो ऊपर के दांत हैं वो क्या हैं? वो है आपके स्माइलिंग टीथ ही हैं, कृंतक ही हैं। तो हाथी के जो ऊपर के दांत होते हैं वो कृंतक ही होते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कृंतक का काम ही है, ठीक है, भोजन को कुतरना, काटना, और इसे स्माइलिंग टीथ भी कहा जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जैसे रदनक हो गया, तो रदनक का मतलब क्या हुआ? तो इसकी संख्या टोटल 4 होती है, मतलब 2 ठो ऊपर 2 ठो नीचे, और ये भोजन को चीरता है, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाएगा? मांसाहारी जंतुओं में पाया जाता है रदनक। और आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कुत्ता उत्ता देखे होंगे, उसके दांत जो है ऐसे लंबे लंबे होते हैं, नुकीले। तो उसके दांत लंबे लंबे नुकीले क्यों होते हैं? क्योंकि मांसाहारी है। तो मांसाहारी है तो उसको होना चाहिए इस तरह का, तभी तो भोजन का जो है अच्छे से चीर पाएगा। मांस को चीरने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, तो दांत उसके इसीलिए नुकीले होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अगला है अग्रचमड़क, प्रीमोलर। तो ये 8 होता है, 4 दांत ऊपर होते हैं, 4 दांत नीचे होते हैं। इसका काम क्या है? तो भोजन को पीसना। तो इसका काम है भोजन को पीसने का कार्य, मतलब भोजन को केवल पीसता है, ठीक है। तो पीसने वाला आप देखते हैं, जैसे हम लोग दांत जो है खाना चबाते हैं, तो इस तरफ और इस तरफ देखते हैं कंटिन्यू मुंह चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये भोजन को एकदम ग्राइंडिंग करते हैं, एकदम पीस के और महीन बनाते हैं, पतला लेई जैसा बनाते हैं, ठीक है ना। तो यही जो है अग्रचमड़क का काम होता है, ठीक। फिर अब चमड़क हो गया, तो चमड़क देखिए 12 होते हैं। 12 का मतलब यह है कि 6 ठो ऊपर 6 ठो नीचे होते हैं, 12 हो गया, ठीक है। तो पीसे हुए भोजन को लार के साथ मिलाना, इसका काम है कि जो अगर चमड़क भोजन को पीस दिया है एकदम, तो ये पीसे हुए भोजन को लार के साथ मिला देते हैं, यही इसका काम है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब दांत में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि दांतों के गैप्स को भी भरे जाते हैं, ठीक है। तो दांतों के गैप्स को भरे जाते हैं, तो गैप्स कौन भरेगा? तो दांतों के गैप को भरने के लिए, ठीक है, पारा और चांदी के मिश्रण का उपयोग करते हैं, जिसे अमलगम कहा जाता है, ठीक है। तो दांतों के गैप को भरने के लिए पारा और चांदी का यूज करते हैं, जिसे अमलगम कहता है, ठीक है। चांदी के स्थान पर अगर आपको महंगा लगवाना हो तो सोना का प्रयोग करिए, ठीक है। अब चांदी का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि चांदी बेसिकली सफेद भी होता है और सोने से सस्ता भी है, ठीक है। तो इसीलिए जो है चांदी का प्रयोग हम लोग कर देते हैं, और चांदी कहीं ना कहीं दांत के साथ उसके रंग में शामिल भी हो जाता है, ठीक है ना। तो यही बातें हैं, इसीलिए हम लोग जो है चांदी का प्रयोग कर जाते हैं और उसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और जो चमड़क है, चमड़क के 4 दांत लगभग 23 वर्ष के उम्र तक आते हैं। चमड़क के जो 4 दांत हैं ये लगभग 23 वर्ष के उम्र तक आते हैं। तो मतलब देखिए, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो 21 23 ये होता है अस्थाई दांत का सूत्र, ठीक है। 21 23 किस दांत का सूत्र होता है? ये होता है अस्थाई दांत का, ठीक है। तो मतलब देखिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर सब में 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 एक कम
4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, टोटल जोड़ेंगे तो आएगा 32। कितना आएगा? 32। तो अस्थाई दांत में 32 होते हैं। 32 कैसे कैसे होंगे? तो देखिए, कृंतक 8, रदनक 4, अग्रचर्मणक 8, अचर्मणक 12, तो जोड़ेंगे तो 32 आएगा। ठीक है। अब अस्थाई दांत का सूत्र क्या होता है? तो उसका होता है 2102। ठीक है। अब 2102 का मतलब क्या हो गया? तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से गुणा करेंगे 4 एक कम 4, 4 से गुणा करेंगे 0, और 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8। तो कृंतक, रदनक, अग्रचर्मणक और चर्मणक सबको जोड़िए तो 8 4 12 8 20। तो आपके जो अस्थाई दांत होते हैं वो कितने होते हैं? तो अस्थाई दांत 20 होते हैं, तो 20 ठो हैं। तो कौन कौन से नहीं होते? ध्यान रखिएगा, अस्थाई दांत में, ठीक है, अगर अस्थाई दांत की बात करें तो इसमें आपका ये प्रीमोलर यानी अग्रचर्मणक होता ही नहीं है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं भोजन को चबाते नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लार के साथ मिक्स करके घोल जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अस्थाई दांत का सूत्र क्या होता है? 2123 होता है, और अस्थाई दांत का सूत्र क्या होता है? 2102 होता है। ठीक है, तो 2123 याद रखिएगा। और अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अच्छा, अस्थाई दांत में कौन कौन शामिल नहीं होता? तो देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो 8 दांत जो हैं अग्रचर्मणक के, प्रीमोलर के, ये शामिल नहीं होते, 8 दांत। ठीक है, अब 12 दांत देखिए, तो 12 दांत जो है इतने हो गए। ठीक है, तो जो 12 दांत है किसका? तो 12 दांत आपका है मोलर यानी चर्मणक का। ठीक है, इसमें 8 होते हैं, तो 4 दांत इसके मिस होते हैं। ठीक है, तो अस्थाई दांत में या दूध के दांत में, अस्थाई दांत को ही हम लोग अपने घरेलू भाषा में कहते हैं दूध का दांत, कहते हैं ना मिल्की टीथ, तो यही है। ठीक है, तो दूध का दांत जो है उसमें 4 दांत अग्रचर्मणक के नहीं होते, 4 दांत चर्मणक के नहीं होते, और 8 दांत अग्रचर्मणक के नहीं होते। ध्यान रखिएगा, 8 से 12 दांत अनुपस्थित होते हैं। तो यही जो चर्मणक 4 ठो है ये 23 वर्ष के उम्र तक निकलता है। कितने उम्र तक? 23 वर्ष की उम्र तक निकलता है, जिसे अवशेषी दांत कहा जाता है, और इसे अक्लका दाढ़ भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर ये चर्मणक के 4 दांत आपके मुख में आ गए हैं तो आपको थोड़ा बुद्धिमान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप जो है म्यूच्योर हो चुके हैं और आपकी बुद्धि तेज हो गई है, तो ये बातें मानी जाती हैं। इतनी बातें ध्यान में रखिएगा, तो इसीलिए इसे अग्लका दांत या अग्लका दाढ़ कहा जाता है। अब बात करें जीभ का, तो जीभ एक मांसपेशी अंग है जो भोजन को चबाते समय उसे उलटने पलटने का कार्य करती है। ठीक है, जीभ में पैपली कोशिकाएं होती हैं जो भोजन के स्वाद को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। तो आपको पता है कि जीभ ही तो चटकारी होती है। जीभ क्या करती है? आपके भोजन को जगह जगह पे पहुंचा देती, स्वाद को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो अगर हम इसे तीखा खाएं तो आपका मस्तिष्क कहेगा अच्छा तीखा खाए हैं, मीठा खाएं तो मस्तिष्क बताएगा मीठा खाए हैं। इस स्वाद को कौन ले जा रहा है? तो जीभ में पैपली कलिकाएं होती हैं, बर्ड्स, पैपली बर्ड्स होती हैं अंग्रेजी में। ये आपके मस्तिष्क तक सूचना ले जाती है कि आपने किस प्रकार का भोजन किया है। ठीक है, इससे जो होता है कि आपको तुरंत तत्काल सूचना मिल जाती है। अब अगर बात करें, देखिए, तो जीभ की अगर बात करें, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सपोज इस प्रकार का जीभ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें मीठे खाने का स्वाद सबसे पहले मिल जाता है। मीठा के बाद जो है नमकीन, तब नमक का जो स्वाद है उसके बाद मिलता है। नमक के बाद जो है उसके बाद जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कड़वा, तो कड़वे चीज का स्वाद मिलता है। कड़वे के बाद लास्ट में आता है कसैला। ठीक है, तो इन सब का स्वाद बाद में मिलता है। तो मीठा का स्वाद हमें सबसे पहले मिलता है। ठीक है, नमक का स्वाद उसके बाद मिलेगा, फिर कड़वा, कसैला और तीखा, इन सब का स्वाद सबसे लास्ट मिलेगा। तो कभी आप लोगों ने अदरक खाया होगा, तो अदरक जैसे ही आप जीभ के अग्र सिरे पर रखेंगे तो आपको उसका जो है टेस्ट वैसा पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही वो यहाँ गलट के पास आएगा तब जाके आपको टेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्वाद पहुंचाने वाली कलिकाएं यहाँ पे होती हैं। एक बात और, ये जो स्वाद वाली कलिकाएं होती हैं ना, ये उम्र के साथ बदलती रहती हैं। अब उम्र के साथ बदलने का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा
कि छोटे बच्चे अक्सर आलू ही खाते हैं, मीठा ही खाते हैं, बट बड़े होने के बाद धीरे धीरे वो आलू छोड़ने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो कलिकाएं होती हैं जीभ पर वो उम्र के साथ बदलती रहती हैं, तो इसीलिए उनके उम्र के साथ जो है स्वाद बदलते रहते हैं। और अब देखेंगे कि जो चीज़ें छोटे बच्चे नहीं खाते हैं वही बड़े खाने लगते हैं। तो कारण क्या है? बर्ड्स यानी कलिकाएं जो हैं वो अलग प्रकार से डेवलप हो जाती हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है। अब लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य के लार में लाइसोजाइम और टायलिन एंजाइम पाया जाता है। टायलिन एंजाइम को एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुनाशक होता है, इसलिए मनुष्य की लार जो है एंटीसेप्टिक होती है। ठीक है। टायलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, इसलिए भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य के लार में जो है, ठीक है, 99% जल, 1% एंजाइम होता है, और मनुष्य का जो पीएच मान होता है मुख का वो 6.8 होता है। मनुष्य एक दिन में 1500 ml लार का उत्पादन करता है। ठीक है। तभी तो हम लोग जो भोजन करते हैं उसको पचाने में अहम भूमिका निभाता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो पाया जाता है लार में, ये क्या करेगा? तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है बच्चों, ये हमारे रोगाणुओं को, आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है। बैक्टीरिया अगर भोजन में आ गए हैं तो उन्हें नष्ट करने का काम करता है, यही है आपका लाइसोजाइम। ठीक है। तो इतना बच्चों हम लोग आज जो है इसको पाचन तंत्र के भाग 1 में पढ़ लेते हैं, और इसके बाद जो है हम लोग भाग 2 में पढ़ लेंगे। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से पार्ट 2 में। धन्यवाद।